लक्ष्मीकांत जी, हमने कई गुरुकुल में देखा है और हम वहाँ पे मिले भी हैं। तो वहाँ पे एक प्रावधान था छात्र व छात्री शिक्षा का। क्या आपके यहाँ पर भी वही प्रावधान है क्या? क्या आप भी इसी गुरुकुल के छात्र हैं? वैसे मैं भी इसी गुरुकुल और आपका चयन कैसा हुआ? क्या इस गुरुकुल में मतलब किस किस तरह की विद्याएं हैं? क्या क्या विशेषताएं भी हैं? खेल कूद के क्षेत्र में बात करें तो खेल कूद के क्षेत्र में हमारे बच्चे जो है क्रिकेट खेलना इनको बहुत पसंद है। ठीक है, वॉलीबॉल खेलना इनको बहुत पसंद है, चेस खेलना जिससे दिमाग की जो क्षमता है वो भी तीव्र होती है। ठीक है ना, मेधा शक्ति जागृत होती है। कई लोगों ने हमको बताया कि गुरुकुल को चलाने के लिए ब्रह्मचार्य होना जरूरी है। नहीं ऐसा तो आपकी अभी नई शादी हुई है जी और शादी के बाद भी आप खुशहाल है और गुरुकुल वैसे का वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। आपको कुछ जानकारी है कि हमारे देश भर में अभी कितने गुरुकुल होंगे? इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए कि हमारी जो संख्या 7,32,000 जो आपने बताई वह वापस आ सके? कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था है जो गुरुकुलों पे काम कर रही है इसको संख्या को बढ़ाने के लिए? क्या यहाँ पर छात्र को पढ़ाने के लिए कोई धनराशि भी मिलती है सरकार से या किसी संस्था से? आपके पास में 50 बच्चे हैं और आपको केवल 10 बच्चों या 20 बच्चों का ही भरण पोषण के लिए मिल रहा है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। ठीक है, और अध्यापक है तो उनकी जो सैलरी है, ठीक है जी, वो भी उनको समय पे नहीं मिलती है तो वो भी फिर निराश रहते हैं। तो इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो लक्ष्मीकांत जी, हमें बताइए कि हवन करने से, हवन की जो लकड़ियाँ होती है और हवन करने से क्या वातावरण दूषित होता है या शुद्ध होता है? देखिए, हवन करने से तो वातावरण शुद्ध ही होता है। लक्ष्मीकांत जी, गुरुकुल प्रभात आश्रम में हमारी मुलाकात विकास जी के साथ हुई, हाँ जी, जो धनुर्विद्या सिखाते हैं वहाँ पे, और देश भर में उनका धनुर्विद्या काफ़ी फेमस है जी। हमारी उनसे एक बोर्ड बनाने की बात हुई। वह बोर्ड सरकार द्वारा नहीं है, एक ऐसी संस्था जिसको हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं निरंतर। जी। वह संस्था क्या करेगी कि जो भी गुरुकुल को सहायता चाहिए, हमारा शो का जो उद्देश्य है वो है जहाँ समस्या वहीं हल, वही बस ढूंढना आना चाहिए। बात। तो हमने अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय शर्मा है। उदय शर्मा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो आप? मैं रिंगस का, किस कक्षा में आप पढ़ते हैं? मैं 8वीं क्लास में। आपका गुरुकुल में दाखिला कब हुआ? आपका गुरुकुल में दिनचर्या क्या है? गुरुकुल के प्रति आप क्या करना चाहते हैं? स्वागत करते हैं आपका रियल वर्ल्ड में नितिन में। ओके, बैठिए। लक्ष्मीकांत जी, आपका गुरुकुल कैसा चल रहा है, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर। तो गुरुकुल बढ़िया है, गुरुकुल के बच्चे भी बढ़िया हैं, अध्ययन भी अच्छा चल रहा है। लक्ष्मीकांत जी, हमने कई गुरुकुल में देखा है और हम वहाँ पे मिले भी हैं। तो वहाँ पे एक प्रावधान था छात्र व छात्री शिक्षा का। क्या आपके यहाँ पर भी वही प्रावधान है क्या? जी, ये जो व्यवस्थित तरीके से एक परंपरा से जैसे प्राचीन गुरुकुल चले हैं उनमें ये प्रावधान रहा है। जैसे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ गुरुकुल में 17 अध्यापक है। ठीक है, तो पहले इतने अध्यापक नहीं थे। पहले 1 अध्यापक, 2 अध्यापक या 3 अध्यापक होते थे और वही पूरा गुरुकुल संचालित किया करते थे। अब उन गुरुकुलों में हजारों सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन करते थे। तो उस समय क्या परंपरा रहती थी कि जो आचार्य हैं वो अध्ययन करवाते आ रहे हैं बच्चों को, तो जिनको अध्ययन हो गया उनमें जो होशियार बच्चा है वो अपने से नीचे वाले को अध्ययन करवाएगा जी। और उसमें जो तैयार है वो अपने से नीचे वाले को तैयार करवाएगा। तो ये जो परंपरा है गुरुकुल में, है ना, अध्यापक से अध्ययन करके, ठीक है, और वो फिर छात्र जो है छात्रों को तैयार करता है। और जो एक जो प्राचीन काल से पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है ना, वो बच्चा जब अपने अनुज को पढ़ाता है, यानी छोटे छात्र को पढ़ाता है, तो उनमें एक लगन ही अलग होती है कि जो मेरे ये सीनियर है मैं भी इनकी तरह बनूं। ये परंपरा प्राचीन काल से चली हुई आ रही। क्या आप भी इसी गुरुकुल के छात्र हैं? वैसे मैं भी इसी गुरुकुल। और आपका चयन कैसा हुआ? चयन देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो इस गुरुकुल के अंदर हम लोग आए और मेरी माताजी को इसका श्रेय जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे जो है अध्ययन करवाने के लिए इस गुरुकुल में हमारा एक एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम में हम जो है उसको पास किए और फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो है हमको यहाँ रख लिया गया अध्ययन के लिए। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि
जिस गुरुकुल से आपने पढ़ाई की है उसी गुरुकुल की आप सेवा करना। हाँ, और इस गुरुकुल में रह करके हमने 7 वर्ष का पूरा अध्ययन किया, जिससे वेद विभूषण तक की एक उपलब्धि मानी जाती है, वहाँ तक हमने अध्ययन किया। और फिर उसके पश्चात जो है वेद वेदांगों का अध्ययन करते हुए और ठाकुर जी की प्रेरणा से मानिए कि आज इसी गुरुकुल में हम जो है जिस गुरुकुल में पढ़े उसी गुरुकुल में आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, हमारा दूसरा सवाल है कि क्या इस गुरुकुल में मतलब किस किस तरह की विद्याएं हैं, क्या क्या विशेषताएं भी हैं? देखिए, ऐसा है, यह गुरुकुल का नाम लेते ही आज के जो युवान वर्ग है उनमें आता है कि पता नहीं प्राचीन काल का कुछ ऐसा होगा जो इनको बस पढ़ाया जाता है और आधुनिकता से इनको बिल्कुल दूर रखा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कतई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो गुरुकुल है ये मैं कहता हूँ कि उस आधुनिकता से कई गुना ज़्यादा आगे तक आज ये चल रहा है। तो बात करता हूँ, जैसे आधुनिक विषय वाले बच्चे जो है केवल आधुनिक का ही अध्ययन करेंगे, और वो भी केवल जितने समय में अपने विद्यालय में है उतने समय में ही। लेकिन हमारे यहाँ क्या परंपरा है कि हमारे यहाँ दैनिक दिनचर्या के साथ में बच्चों को हम आधुनिक शिक्षा तो देते ही हैं, ठीक है, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में हम उनको वेद वेदांगों की शिक्षा भी देते हैं, ज्योतिष की भी शिक्षा देते हैं, हम उनको कर्मकांड की शिक्षा भी देते हैं, हम उनको संगीत की शिक्षा भी देते हैं, हम उनको आधुनिकता से पूरा जो है ज्वाइंट रखने के लिए हम उनको कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं। और खेलकूद के बारे में आप? खेलकूद के विषय में देखिए, खेलकूद के क्षेत्र में बात करें तो खेलकूद के क्षेत्र में हमारे बच्चे जो है क्रिकेट खेलना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, वॉलीबॉल खेलना इनको बहुत पसंद है, चेस खेलना जिससे दिमाग की जो क्षमता है वो भी तीव्र होती है, ठीक है ना, मेधा शक्ति जागृत होती है, ठीक है ना। तो ऐसा ये गेम है, इसको भी वो यहाँ के बच्चे जो है खेलते हैं जी, ठीक है। तो ऐसे अनेकों प्रकार के खेल है, बच्चे जो अपने अपने अनुसार जो बच्चे जो है इनका क्या आपके गुरुकुल में कोई बच्चा है जो ओलंपिक में कोई मेडल लेके आया हो, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स? नहीं, ओलंपिक में नहीं, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचे हैं। जैसे कि कई ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत खेला। भविष्य में क्या गुरुकुल के छात्रों को बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है? जरूर। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ वर्षों से तो सभी लोग सोए हुए थे गुरुकुल की, जब तक उनको महत्वता नहीं ज्ञात हुई। लेकिन अब जो है आधुनिक इस परिवेश में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल रहा है कि भाई गुरुकुल आज भी भारतवर्ष में चल रहे हैं, और उन गुरुकुलों में पढ़कर के बच्चे आज हर क्षेत्र में हैं जी। केवल एक ही क्षेत्र में अव्वल नहीं हो रहे, वो अनेकों प्रकार के क्षेत्रों में अव्वल हो रहे हैं। उनकी मानसिक जो बुद्धि है वो भी जो है तीव्र हो रही है ना, मेधा शक्ति भी उनकी अत्यधिक जागृत हो रही है। तो आज जब उन परिवेश को ज्ञात हो रहा है तब वो अपने गुरुकुलों की तरफ वापस मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और आपसे पूछनी है, कई लोगों ने हमको बताया कि गुरुकुल को चलाने के लिए ब्रह्मचार्य होना जरूरी है। नहीं, ऐसा तो आपकी अभी नई शादी हुई है जी, और शादी के बाद भी आप खुशहाल है और गुरुकुल वैसे का वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था जी। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं जी, उन्होंने अपना गुरुकुल संचालित किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो केवल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही उन्होंने गुरुकुल चलाया है जी, ठीक है। मैं इस विषय को रखूंगा कि ब्रह्मचर्य का आवश्यकता तो है ही, ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ब्रह्मचर्य। लेकिन उनकी संतानें जो रही है उनके सबके विवाह हुए हैं, जैसे सप्त ऋषि हैं उनके भी सबके विवाह हुए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जो जिस गोत्र का उच्चारण करते हैं वो उन ऋषि मुनियों का ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है जी, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का विधान नहीं है, ब्रह्मचर्य का विधान है अध्ययन के समय, कि आप अध्ययन के समय अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो तो ये हमारे एक सनातन में एक परंपरा रही है कि 4 वर्ण आश्रम की व्यवस्था रही है, जिसमें ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है, ठीक है जी। तो ब्रह्मचर्य में बच्चा क्या करता है कि अध्ययन करता है, तो वो अपने मन को कहीं और ना भटका करके केवल अध्ययन में लगा रहे, इसलिए ब्रह्मचर्य आवश्यक होता है, ठीक है, जिससे उसका तेज जो है वो ऊपर की ओर उठे, ना कि नीचे की ओर पतन की ओर जाए। इसलिए अध्ययन के लिए, और अगर ब्रह्मचर्य में हम रहते हैं और अध्ययन करते हैं तो हमारी जो मेधा शक्ति वो तो प्रबल रहती ही है, और जो भी अध्ययन करते हैं वो दीर्घ समय तक वो हमें कंठस्थ रहता है, याद रहता है। कहने का ये तात्पर्य हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे शो के माध्यम से बता जाएंगे कि वह कौन कौन से महर्षि थे जिन्होंने विवाह भी किया और गुरुकुल भी चलाया? ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हम नाम ले सकते हैं कि विश्वामित्र जी जो थे जी, वशिष्ठ जी जो थे, ठीक है ना। तो ऐसे ऋषि मुनि जो है काफी रहे हैं, और जिन्होंने हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने ऐसे बहुत सारे जैसे आचार्यों का नाम ले, है ना, अत्रि, पराशर जो रहे, और पराशर जी के बारे में बात करते हैं तो
उनके जो शिष्य हैं शुकदेव जी, जिनके विषय में तो पूरा आज जगत जानता है, ठीक है। और उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना नहीं करी, ठीक है, जिन्हें साक्षात भगवान का अवतार माना जाता है। तो सभी ने विवाह किया है और इन सभी ने विवाह करके और फिर जो है ऐसे गुरुकुलों को संचालित किया है, ऐसे परंपराओं का निर्वहन किया है। आपको कुछ जानकारी है कि हमारे देश भर में अभी कितने गुरुकुल होंगे? अभी तो वर्तमान में देखो कि कुछ सैकड़ों गुरुकुल में सिमट करके रह गए हैं, ठीक है। एक समय वो था जब इस भारतवर्ष के अंदर जो है गुरुकुल ही गुरुकुल हुआ करते थे। ये कहा जाता है कि हर एक गांव में गुरुकुल हुआ करता था जी। वहाँ के कोई ना कोई ऋषि मुनि उस गुरुकुल को संचालित करते थे और वहाँ पे सभी लोग वहाँ पर अध्ययन किया करते थे, ठीक। लेकिन और जब गणना के अनुसार माना जाता है तो कहा जाता है कि 7,32,000 के समथिंग गुरुकुल उस काल में रहे हैं जी। अब देखिए आज का जो समय है कुछ सैकड़ों हजारों गुरुकुल में सिमट करके रह गया है और ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। लेकिन अब अगर हम जागृत हो रहे हैं, इस व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो पुनः आशा है कि अब पुनः गुरुकुलों की हर जगह जगह स्थापना होगी। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए कि हमारी जो संख्या 7,32,000 जो आपने बताई वह वापस आ सके? वापस आने का देखिए एक ही माध्यम है कि जितने भी हर गांव के अंदर जहां मंदिर है, मठ है, आश्रम है, वहां के लोग जागृत हो, ठीक है, वहां के क्षेत्रीय लोग भी जागृत हो और वो लोग वहां पर हर जगह गुरुकुल की स्थापना करें जी। और वहां पर जो है सभी लोग आकर के अध्ययन करें। एक तो उससे एक लाभ ये होगा कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा जी। सबसे पहला तो ये रहेगा कि अगर हर गांव में अगर ऐसे गुरुकुल खुल जाएंगे तो वहां कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा और वो उस गुरुकुल में रह करके अपना सांगोपांग विधि से वहां अध्ययन कर पाएगा, ठीक है, जिससे वो एक संस्कार से भी जुड़ा रहेगा, एक जमीन से भी जुड़ा रहेगा और वहां पर आधुनिक विषयों को सीख करके वो एक उपलब्धि को भी प्राप्त किया हुआ रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था है जो गुरुकुलों पे काम कर रही है इसको संख्या को बढ़ाने के लिए? उसको अब देखिए ऐसा है कि भारत सरकार की कुछ है जिनके विषय में हम बात करें, जैसे सांदीपनी है या और भी राज्यों के कई ऐसे गुरुकुल रहे हैं, ठीक है, जो संख्या को बढ़ाने का निरंतर प्रयास रहता है वहाँ पे। लेकिन सरकार के द्वारा प्राप्त जो अनुदान है उससे वो गुरुकुल संचालित व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो व्यवस्था डगमगा जाती है, क्योंकि बिना धन के ये व्यवस्था जो है चलाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या यहाँ पर छात्र को पढ़ाने के लिए कोई धनराशि भी मिलती है सरकार से या किसी संस्था से? हाँ, जैसे अपना गुरुकुल है वो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से संबंध है जी। तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को उनको मासिक 1,000 रुपया उनको प्राप्त होता है प्रति महीना। अब वो राशि बढ़कर के 1,500 रुपये हो गई है जी, जिससे उन बच्चों को जब वो यहाँ पर अध्ययन करके निकलते हैं तो वो लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के समथिंग उनकी जो है वो छात्रवृत्ति बन जाती है और वो फिर उसको लेकर के क्या ये सरकारी विभाग या कोई डिपार्टमेंट है जो ये धनराशि बच्चों तक पहुंचा रहा है, या कोई प्राइवेट संस्था एनजीओ टाइप में कोई है? ये शिक्षा मंत्रालय का ही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, जिसका अब नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और वही शिक्षा मंत्रालय है जिसके माध्यम से ये संचालित हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये भी क्या एक सीमित ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ये फैल रहे हैं, क्योंकि जितना अनुदान हो उसके अनुसार ही काम हो पाता है। क्या राजस्थान में सभी गुरुकुलों में ऐसा सरकार मदद? सभी गुरुकुलों में नहीं है, राजस्थान के कुछ चुने हुए गुरुकुल ही है जिनमें केंद्रीय सरकार की ये व्यवस्था है। बाकी राजस्थान सरकार की जहाँ व्यवस्था है वो परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज जिन्हीं के ही ये गुरुकुल सब जगह स्थापित किए हुए हैं जी। जब वो अकादमी के अध्यक्ष थे तो उस समय ये व्यवस्था थी और अभी वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वही धन की समस्या और कहीं ना कहीं वही गड़बड़ हो जाता है मामला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में गुरुकुल को बढ़ाने के लिए और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए धनराशि चाहिए? धनराशि की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार से जो मदद मिलती है वो तो मिलती है, लेकिन वह पूर्ण नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। अब मान लेते हैं कि अगर आपके पास में 50 बच्चे हैं और आपको केवल 10 बच्चों या 20 बच्चों का ही भरण पोषण के लिए मिल रहा है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना, ठीक है। और अध्यापक है तो उनकी जो सैलरी है, ठीक है जी, वो भी उनको समय पे नहीं मिलती है, तो वो भी फिर निराश रहते हैं। तो इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो लक्ष्मीकांत जी हमें बताइए कि हवन की जो लकड़ियाँ होती है और हवन करने से क्या वातावरण दूषित होता है या शुद्ध होता है? देखिए हवन करने से तो वातावरण शुद्ध ही होता है, ठीक है ना। और ये
आर्मिक तथ्यों से देख लो, चाहे वैज्ञानिक तथ्यों से देख लो, ये सटीक उतरता है कि हवन करने से जो है वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस विषय पर कि कैसे शुद्ध होता है। जी, जब हवन करते हैं तो धरातल की बात है, जब हवन करते हैं तो हम अनेकों प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लकड़ियों का करेंगे, एक गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब गाय के कंडे के जो गोबर है, गाय का जो गोबर है ना, जो कंडे, जो उसको सूखने के बाद उसको हम अग्नि में प्रयोग करते हैं। पहले तो घरों में उससे रोटियां भी बनती थी। ठीक है, तो ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के गोबर के अंदर ऐसी जो गैस है विद्यमान रहती है कि वो जब उसकी जो गैस निकलती है तो वातावरण में स्थित कितनी भी प्रकार की दूषित जो है गैस रखो वो नष्ट हो जाती है। जी, ऐसे ही अनेक प्रकार की लकड़ियां हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि उनसे निकलने वाली जो गैस है, ठीक है, वो क्या करती है, वातावरण में स्थित जितनी भी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी मान लो, या वातावरण में स्थित जितनी भी जहरीली गैस मान लो, जो आज के समय के अंदर अनेकों प्रकार की ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो खुल चुकी है, उनसे निरंतर जो है दूषित हवा निकल रही है, लोगों का जीना हराम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे बात कर सकते हैं हम, कलकत्ता देख लो, या मुंबई जैसे शहर को देख लो, दिल्ली जैसे शहर को देख लो कि वहाँ का वातावरण जो है कितना दूषित हो चुका है, वहाँ पर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना, जो आज के समय में लोग समझते हैं इस विषय को, वो समझेंगे कि वास्तविकता में कितना वातावरण दूषित हो गया। और मैं कहूँ कि अगर वैसे स्थानों पर भी अगर हर घर के अंदर अगर यज्ञ होने लग जाए, हवन होने लग जाए, तो जितनी भी प्रकार की ये दूषित हवा है वो तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका वास्तविक जो प्रमाण है वो मैं नितिन जी आपको देना चाहता हूँ जी, कि 1984 के अंदर भोपाल में गैस त्रासदी कांड हुआ जी, याद है आपको जी। उस कांड के अंदर हुआ क्या था कि उस जो जहरीली गैस थी, वहां पे लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुके थे, और वहां पर एक कुशवाहा परिवार था जी, जो आज भी उसका प्रमाण जो है विद्यमान है कि वो कुशवाहा परिवार ने जब उनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने तुरंत अग्निहोत्र यज्ञ को प्रारंभ कर दिया जी। ठीक है, और वो परिवार निरंतर अग्निहोत्र यज्ञ किया करता था, और उस अग्निहोत्र यज्ञ के करने से उससे निकलने वाली जो गैस थी, जो उससे निकलने वाली जो वायु थी, उसने वातावरण में स्थित उस जहरीली गैस को, उसका प्रभाव अपने परिवार पे नहीं पड़ने दिया, नष्ट कर दिया। हाँ, और उस गैस को तत्क्षण नष्ट कर दिया जी। उस ओरे के अंदर जो है वो परिवार बिल्कुल सुरक्षित है, आज भी इसका प्रमाण जो है विद्यमान है। लक्ष्मीकांत जी, गुरुकुल प्रभात आश्रम में हमारी मुलाकात विकास जी के साथ हुई। हाँ जी, जो धनुर्विद्या सिखाते हैं वहाँ पे, और देश भर में उनका धनुर्विद्या काफ़ी फेमस है जी। हमारी उनसे एक बोर्ड बनाने की बात हुई। वह बोर्ड सरकार द्वारा नहीं है, एक ऐसी संस्था जिसको हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं निरंतर जी। वह संस्था क्या करेगी कि जो भी गुरुकुल को सहायता चाहिए, हमारा शो का जो उद्देश्य है वो है जहाँ समस्या वहीं हल, बस ढूंढना आना चाहिए बस। तो हमने अपनी समस्या का हल ढूंढ लिया है। वह हल इस प्रकार से होता है कि एक बोर्ड बनेगा, एक बोर्ड का गठन हो, एक ऐसा बोर्ड जो सभी गुरुकुलों को एक बार एक साथ देखे और मदद करे। आज हमारे देश में एक छत के नीचे सभी गुरुकुल नहीं आते। वह जैसे चल रहे हैं वो आज भी वैसे ही चलेंगे, और भविष्य में जैसे चल रहे हैं उनको वैसे ही हम भी देखना पसंद करेंगे जी, और देश भर में बाकी लोग भी पसंद करेंगे। मगर ये जो हम गठन की बात कर रहे हैं, ये गठन इस प्रकार से चलेगा कि हमें गुरुकुल के कुछ 5 या 7 लोग चाहिए जो इस बोर्ड पर आकर के काम करें, के मेंबर बने। तो विकास जी से हमारी मुलाकात हुई, विकास जी हमारे बोर्ड में आने के लिए तैयार हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से देश भर में गुरुकुल की जो दयनीय स्थिति हमने देखी, एक गुरुकुल में हमने देखा, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर फरीदाबाद में, उस इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में जो टीचर हैं वह 10 हैं और जो स्टूडेंट हैं वह कुल 70 हैं। तो एक टीचर के पास कुल 7 स्टूडेंट हैं। और वहाँ की जो स्थिति, हमने 2012 में जो मैंने एक फिल्म शूटिंग करी थी स्वामी शतानंद जी के ऊपर आह्वान, तो उस वक्त बच्चे पढ़ते थे कुल 320। तो आज जब हमने पिछले साल लगभग 2 साल 1.5 साल पहले हमने जाकर के वहाँ देखा, तो स्थिति वहाँ की 930 बच्चे पढ़ने की ओर है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मगर वो शिक्षा का फीस धनराशि जमा नहीं कर सकते। तो हम अपने शो के माध्यम से देश भर में लोगों को बताएंगे कि अगर आप कहीं पर कुछ दान देना चाहते हैं जी, या कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो गुरुकुल को आगे बढ़ाइए। गुरुकुल को आगे बढ़ाने में हमारे देश में आपने बताया 7,32,000 गुरुकुल थे, तो वह गुरुकुल वापसी आए, एक चीज़। दूसरी चीज़,
कि जो बच्चे हमारे देश में अशिक्षित है वह शिक्षित हो, शिक्षित तो गुरुकुल के माध्यम से शिक्षित होंगे तो हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ेगा। तीसरी चीज़, गुरुकुल में अगर कक्ष से कक्ष जोड़ना है या उनको लैपटॉप चाहिए, जैसे आपके यहाँ तो आधुनिक हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन वह ज़रूरी नहीं कि हर गुरुकुल में वह सुविधा उपलब्ध हो नहीं हो। तो जिसको भी जैसी भी मदद चाहिए वह वैसी मदद हमारे शो के माध्यम से और आप इस बोर्ड के गठन के माध्यम से वह मदद उन गुरुकुल तक पहुँचे। तो इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। तो इस बोर्ड में मेंबर बनने के लिए, इस बोर्ड में गठन करने के लिए, जुड़ने के लिए क्या आप हमारे साथ तैयार हैं? बिल्कुल 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 नितिन जी, क्यों नहीं। देखिए, अगर ऐसा सनातन धर्म के एक ऐसे तथ्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, एक ऐसे प्रकल्प को लेकर के बढ़ रहे हो जिससे केवल क्षेत्र का ही नहीं कि इस देश का नाम होगा, ठीक है, इस देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, तो यानी हर क्षेत्र के अंदर जो बच्चे आज के समय में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके शो के माध्यम से अगर अध्ययन कर पाएं तो क्यों नहीं हम भी उस यज्ञ में हमारी भी आहुति लगनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि गुरुकुल जो है वो हमारे दुनिया की पौराणिक शिक्षा बिल्कुल माध्यम रहा है, लेकिन आज वह माध्यम हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम ये मानते हैं गुरुकुल की जो जड़ें हैं ना वह बहुत गहराई तक है, मगर आज वो किसी भी व्यक्ति को दिखती नहीं है। मैंने जनरली 2 लोगों से, अपने दोस्तों से पूछा कि मैं गुरुकुल के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, क्या मुंबई में या बेंगलोर में कहीं पर गुरुकुल है? तो हमारे दोस्त ने हमें मुझे उत्तर दिया कि नितिन जी, आज भी क्या गुरुकुल चल रहे हैं? हाँ। तो मैं सोच के हैरान हुआ कि हमने तो गुरुकुल को मतलब ढूंढा और उसमें उसकी विशेषताएं को देखा, मगर मुंबई में या अन्य बड़े बड़े शहरों में तो लोगों को पता ही नहीं कि गुरुकुल चल भी रहे कि नहीं, है भी कि नहीं। बहुत सही बात कही आपने। और वे कह रहे कि वो भी मानते कि गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली है वह बड़ी अच्छी है, क्योंकि जहाँ पर बच्चा रहता है गुरु के सन्निधि में, और वहाँ पर वह बच्चा हमेशा ज्ञान की ओर, धर्म की ओर, संस्कार भी बच्चे में आपको देखने को संस्कार की ओर बढ़ता है। ये तो है ही। और ये प्रायः देखो सभी के बच्चे आज के समय में, युवाओं के सभी में है कि गुरुकुल प्रायः नष्ट हो चुके हैं और उनको कहीं देखने के लिए मिलता भी नहीं है। हमारे यहाँ भी कई आते हैं तो बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं कि बच्चे कैसे सस्वर मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो उनको भी वो पचती नहीं है बातें, ठीक है, कि क्या आज भी गुरुकुल है, ठीक है। तो वो पद्धतियाँ मैं कहना चाहता हूँ आपके शो के माध्यम से कि वास्तविकता में वो पद्धतियाँ सुरक्षित है, लेकिन अब वो है आपके हाथों में कि अगर आप लोग हाथ बढ़ाओगे आगे तो ये इन पद्धतियों को लेकर के हम आगे से आगे पहुंच सकते हैं और हर जगह जगह हम गुरुकुलों की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि हमें मानते हैं कि कभी ना कभी तो किसी ना किसी का समय आएगा कि बदलाव चाहिए, और गुरुकुल का बदलाव अभी ज़रूरी है। हमने एक चीज़ और भी सोची, मैंने पर्सनली ये सोची कि को ऐसे ही घूमते फिरते घर में कि कोई ऐसा नंबर है जो गुरुकुल का टोल फ्री नंबर हो, जिस पर हम फ़ोन करके जानकारी ले सकें या जानकारी दे सके, या उसका कोई सुझाव हो सके, या उसकी समस्या का समाधान हो सके। देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई है। तो बोर्ड का ये जो गठन है, ये टोल फ्री वाला जरिया ही काम करे, इसमें फिर हम लोग टोल फ्री के रूप में काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मीकांत जी, हमारे शो के कैमरे के माध्यम से जी आप हमें गुरुकुल के बच्चों की दिनचर्या और उनकी कक्षाओं के बारे में हमें बताएं और हमें दिखाए भी। जी, देखिए, अपना जो गुरुकुल है उसके विषय में मैं आपको एक दिखा देना चाहता हूँ सारी जानकारियों के माध्यम से जी, कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक दिनचर्या के अंदर बंधे हुए हैं, एक संस्कार में बंधे हुए हैं, एक परंपरा में बंधे हुए हैं जी। और उस परंपरा का निर्वहन करते बच्चों का संध्योपासन, ठीक है, संध्योपासन एक प्रारंभिक क्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों का जो है संध्योपासन प्रारंभ में यानी प्रातःकाल और सायंकाल में दोनों समय संध्योपासन, और उसके साथ में वेदांगों की शिक्षा, जैसे कैसे वेदों का यहाँ पर सस्वर मंत्रों के साथ में अध्ययन होता है, जिसमें हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाते हैं, है ना, एक एक शब्द को शुद्ध उच्चारण के साथ में, उदात अनुदात स्वरित के साथ में, जिससे कि बच्चों का एक साथ रिदम बने, जैसे शुद्ध मंत्रों को एक परंपरा के साथ में हम उनको प्रदान करते हैं जी। ऐसे ही केवल वेद मंत्रों में ही ये गुरुकुल सीमित नहीं है, क्योंकि इस गुरुकुल के अंदर वेद मंत्रों के साथ साथ में आधुनिक शिक्षा भी चलती है, और उस आधुनिक शिक्षा के अंदर आप देखेंगे कि बच्चे देखिए कैसे कंप्यूटर पे भी जो है अपना अध्ययन कर रहे हैं, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं। लाइब्रेरी में रह करके जहाँ पर हजारों पुस्तकें हैं, वहाँ पर बच्चे अनेकों पुराणों का संकलन, अनेकों वस्तुओं का संकलन वो यहाँ पर अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। और वैसे ही अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को यहाँ पर जो है आधुनिक जो परंपरा है
उसमें भी देखिए कि कैसे एक छात्र को तैयार करता है, जो एक प्राचीन परंपरा रही है जी। कि गुरु जो है एक छात्र को तैयार करता है, और वो छात्र जो है वो कैसे अपने नीचे वाले छात्रों को जो है अपने सीखे हुए जो तथ्य है, जो शिक्षा है, उसको वो वहां तक पास करता है। क्या हम इंग्लिश क्लास, मैथ की क्लास, हिंदी की, व्याकरण, संस्कृत की, ये सब देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए और जनता को भी दिखाइए कि कैसे यहाँ पर इन सब विषयों का अध्ययन होता है और कैसे एक छात्र को अध्यापन भी कराता है। तो जैसा कि लक्ष्मीकांत जी ने बताया, इनके यहाँ पर गुरुकुल के अंदर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, लाइब्रेरी की शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे हज़ारों पुस्तकों के बारे में बताया कि वहाँ पे रखी हुई हैं, वेद व्यांग की। छात्र से छात्र की शिक्षा के बारे में बताया। लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि इनके यहाँ पर आधुनिक शिक्षा जैसे इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, संस्कृत और वेद व्यांग जैसे अध्ययन होते हैं, संध्या वंदना होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से इस गुरुकुल की आधुनिक शिक्षा और गुरुकुल की परंपरा के बारे में। प्रणाम। बटुक देव जी बैठिए। प्रणाम। बैठिए, प्रणाम। कुशल मंगल आप? हाँ। तो आपसे सवाल किए जाएं। घर में भी आपके सब कुशल मंगल हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय शर्मा है। उदय शर्मा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो आप? मैं रिंगस का विद्यार्थी। रिंगर्स में रहते हैं, अभी गुरुकुल में हैं। आप अपनी इच्छा से गुरुकुल में आए हैं? नहीं, मेरे दादाजी की इच्छा थी। दादाजी की इच्छा थी। आपके परिवार में और कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं? मेरे पापा, मम्मी, जी। भैया, ताऊ जी, ताई जी, उनके 2 बेटे और हम। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी शॉपकीपर है। किस चीज़ का दुकान है उनका? वो गिफ्ट आइटम का। गिफ्ट आइटम का, रिंगर्स में ही? हाँ। किस कक्षा में आप पढ़ते हैं? मैं 8वीं क्लास में। आपका गुरुकुल में दाखिला कब हुआ? 2021 में। आपका गुरुकुल में दिनचर्या क्या है? हम सुबह 5 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, 6 बज जाती है। फिर 6 बजे हम संध्या उपासन करते हैं। 6 से 6:30 बजे तक संध्या उपासन करते हैं। 6:30 से हम मंदिर में जाते हैं। 7:30 तक मंदिर में पाठ करते हैं, आरती करते हैं। फिर 7:30 से हम भागवत का श्रवण करते हैं महाराज जी के पास। 8:30 बजे तक, 8 बजे से 8:30 बजे तक हमारा नाश्ता होता है। 8:30 से 11:30 बजे तक हमारा वेद का अध्ययन चलता है। फिर 11:30 से 12 बजे तक हम भोजन करते हैं। 12 बजे से 4:30 बजे तक हम स्कूल क्लास पढ़ते हैं। 4:30 से 5 बजे तक हम कंप्यूटर क्लास चलाते हैं। फिर 5 बजे से 6 बजे तक खेलते हैं। 6 बजे से फिर वापस क्या खेलते हैं आप? खेल में क्रिकेट और वॉलीबॉल। उसके बाद आप क्या करते हैं? 6 बजे हम संध्या उपासन करते हैं, वापस शाम की संध्या। गुरुकुल में आपको आकर के कैसा फील होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और आपने बताया था कि आपका छोटा भाई भी है, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? मैं 6वीं क्लास में। कौन से स्कूल में? SVN सेकेंडरी सीनियर स्कूल। वही रिंगर्स में ही? हाँ। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैं संस्कृत टीचर बनना चाहता हूँ। शास्त्री बनना चाहते हैं अस्तित्व में। गुरुकुल के प्रति आप क्या करना चाहते हैं? गुरुकुल को क्या देना चाहते हैं? शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे हैं गुरुकुल से, तो बदले में आप गुरुकुल को क्या देना चाहते हैं? मैं लोगों को प्रचारित करूँगा कि वेदांत, हमारे पुरुषों ने, पिछले पुरोहितों ने भी वेदाध्ययन करके आज इतना कुछ किया, तो हमें भी बड़ा होके वेदाध्ययन के लिए प्रसारित करूँगा। क्या आपके माता पिता आपसे आकर के गुरुकुल में मिलते हैं? जी हाँ। वह दिन कौन सा होता है, तिथि कौन सी होती है, या किसी भी दिन आ सकते हैं? नहीं, महीने में 1-2 बार आ जाते। कोई दिन फिक्स होता है या कभी भी आप? संडे। सिर्फ संडे को जा सकते हैं। तो महीने में आपसे मुलाकात के लिए आते हैं? हाँ। क्या आपकी कोई छुट्टी होती है, कोई अवकाश होता है जिसमें आप अपने घर जाते हो? हाँ, दीपावली का होता है, होली का होता है, रक्षाबंधन का होता है, और गर्मियों का
अवकाश होता है, सक्रांत का होता है। तो साल में 6-7 छुट्टियाँ आपको मिल जाती हैं। हाँ। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमसे बातचीत करने के लिए। तो बेटा अपना दिनचर्या में भागीदारी कीजिए। धन्यवाद। धानो वसिया इसकी वैल्यू अपने 50 दे दी, इसकी वैल्यू 60 दे दी और इसकी वैल्यू अक्ष दे दी। ठीक है आशीष बता, अक्ष बराबर कितना आया? 60 डिग्री। यानी कैसे निकाला अपन ने? 40 दिया हुआ है तो 180 माइनस कितना बचा रहे? 140। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे कि अपने पास जैसे मान लो कोई ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। लेकिन अपने को ये बोल दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज तीनों कोणों का मान अपने को पता चला कितना है? 180। अच्छा मैं बोलने वाले के फिर कौन से शब्द प्रयोग में आते हैं? अच्छा जो अपने बारे में बताता है, अपने बारे में बोलता है, वो कौन से शब्द प्रयोग में लेगा? तो मैं, हम को सुनने वाले के लिए क्या? तू, तुम, आप या आपको। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाले। मध्यम पुरुष कहलाता है जैसे तू, तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी अन्य के बारे में ज्ञान कराता है, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष। तीसरा फ्यूचर। तीसरा हो गया आपका फ्यूचर। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रेजेंट। अब अगर इनका सबका नाम ले एक एक है ना, तो प्रेजेंट, 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 पास्ट के बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब कौन सी है? रीड। रीड क्या नहीं पढ़ रहा है? दे के साथ एस या एस लगता है या नहीं लगता है? सब्जेक्ट अगर दे है तो ये हो गया आपका गो। तो दे गो। अब किस काम के लिए जा रहे हैं?
नहाने के लिए जा रहे हैं, तो नहाने को क्या कहते हैं? बाथ। माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति? तस्य विषये किञ्चित् जानीमः अद्य अस्यां कक्षायाम्। अस्तु न? प्रथमं सूत्रं भवति अकुह विसर्जनीयानां कंठः कस्य वर्णस्य कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानं किमस्ति? यहाँ बहुत ही छोटे स्वरूप में दर्शाया गया है कि कौन से वर्ण का या कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान क्या रहेगा। अ आ एवं त्रयः प्रकाराः सन्ति, अष्टादश भेदाः अपि सन्ति। उच्चारण में हम जब प्रयोग करेंगे तो कंठ का प्रयोग होगा। उसके बाद में एक वर्ण और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? है जो है उसके लिए भी हम बोल करके देखिए, ह तो है बोलेंगे तो भी किसका प्रयोग हो रहा है? कंठ का प्रयोग हो रहा है। इसको हम तालु से बोलेंगे, श श शिवः शंकरः। आपके मुंह से सीटी जैसी आवाज निकलेगी, श श। तो इनके लिए हम तालु का प्रयोग करेंगे। First, friends, I want to leave you with a thought today. What is the one action which will make you great? Every one of you has a page in the history. मां कति इच्छति योगन्द्रायण ततस्ततः पुनः किं जातं ततस्ततः पश्यामः पठामः तस्य उपरि विश्वासः न करणीयः। यावत् वयं स्वयं तां मातां अनुभवामः न तावत् तस्य उपरि विश्वासः न करणीयः। सम्यक् यतोहि कश्चन कथयिष्यति लक्ष्मी, तो निश्चित रूप से हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें आपके गुरुकुल में आके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिली और इस दुनिया में, इस गुरुकुल की दुनिया में आपने हमें जो दिखाया वह अत्यंत हमें बड़ा ही सुंदर लगा। आपके गुरुकुल में एक मंदिर और एक कंप्यूटर की शिक्षा पढ़ते लोग, बच्चे का दिनचर्या और बच्चों में जो हमने एक कॉन्फिडेंस देखा वह बड़ा ही हमारे लिए अद्भुत है जी। और यहाँ के बच्चों के जो हमने संस्कार देखे और कुछ बच्चों से हमने बातचीत भी करी, वह ही बड़ी हमको अद्भुत लगी।
तो आज हम अपना रियल वब नितिन शो के माध्यम से आपको नमस्कार करते हैं और जल्द ही बोर्ड का गठन करने के ऊपर हम आपसे फिर फ़ोन पर बातचीत करेंगे और इस पर हम काम करेंगे। धन्यवाद। आभार आपका भी। अभी तक आपको लग रहा होगा कि गुरुकुल पर कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है जनाब। अशिक्षा को मिटाने में गुरुकुल किस हद तक सक्षम हो सकते हैं, अगले चरण में आप समाधानों की लिस्ट में उसे पाएंगे।